हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे सीडीएस के लिए इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सारे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे हम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम सारे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, क्योंकि सीडीएस के अंदर इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको ऑफन इग्नोर किया जाता है। बट इकोनॉमिक्स के 7 से 8 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और वो वेरी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं। इजी टू मॉडरेट, तो लोग इस पर फोकस नहीं करते, बट जो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है वो आपको आराम से 7 8 10 नंबर दिला सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस स्कीम्स से रिलेटेड आ जाते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन आता है, स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो वो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 2012 के सीडीएस में आ रखा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। क्या होता है इन्फ्लेशन? क्या होता है इन्फ्लेशन? होता है महंगाई, जिसको हम बोलते हैं महंगाई। इसका मतलब क्या है? जनरल राइज इन प्राइस लेवल। मतलब प्राइस बढ़ जाता है किसी भी कमोडिटी का, मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऑपोजिट में क्या हो जाता है? प्राइस इंक्रीज को बोल रहे हैं इन्फ्लेशन। तो प्राइस जब डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। अब देखते हैं हम ऑप्शन क्या है। अब ऑप्शंस पे ध्यान दो। इट इज ए सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज। नहीं, ये तो डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। इट इज परसिस्टेंस रिसेशन इन द इकोनॉमी। इसको एक बार छोड़ दो डाउट केस को लेकर। इट इज persistence fall in the general price level of the goods and services। देखो, जनरल प्राइस लेवल का राइज था इन्फ्लेशन में, तो यहाँ क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल का फॉल। तो डायरेक्ट आंसर टिक कर दो सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका? सी। ठीक है, तो यहां अपने को क्लियर हो गया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, ये होगा क्लियर। अब इसके एडिशनल एक इंफॉर्मेशन और है, वो भी मैं आपको यहीं दे देता हूं। आपने नाम सुना होगा फिलिप्स कर्व का। फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? फिलिप्स कर्व बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कम होगा। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। कैसे? इस लॉजिक को आप ध्यान से सुनना ताकि आप भूलेंगे नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ गई चीजों की। प्राइस बढ़ गई तो जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, और जब वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो उसको लेबर चाहिए होगी। लेबर चाहिए होगी तो वो बहुत सारे लेबर चाहिए होगा, मैनेजमेंट चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा उसको। तो वो और एम्प्लॉयमेंट और लोगों को एम्प्लॉय करेगा। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई के साथ अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ये फिलिप्स कर्व का मानना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस फिलिप्स कर्व का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है सीडीएस में। ठीक है, तो आप एक बार गौर से याद कर लीजिए इसको। सारे पेन कॉपी लेके इन नोट्स को उतारते जाओ, ताकि ये आपको हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए। इकोनॉमिक्स का बस इतना ही सिलेबस है जो आज कराया जाएगा। द मेन फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज टू। ये 2013 सितंबर वाले सीडीएस में आ रखा है। तो आप देखो, बैंकिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? बाकी बाकी बहुत सारे काम होते हैं बैंक्स के, बट मेन फंक्शन क्या होता है बैंक्स का? देखो, सबसे पहले तो आप ऑप्शन से जाओ। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड सब्सिडीज।
देखो सब्सिडीज तो मेन फंक्शन नहीं है बैंक्स का, तो जहां भी सब्सिडीज है वो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये आपका सही हो गया। बैंकिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोगों के पैसों को जमा करना, और क्रेडिट देना, मतलब लोन देना, लोन्स। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक इज लिमिटेड टू द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर देखो, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए बात की है इसने। तो एग्रीकल्चर के लिए देखो एसबीआई है। एसबीआई तो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं है, एसबीआई तो सबके लिए है। इसमें लिखा है लिमिटेड, इज लिमिटेड टू द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए, उस उनको क्रेडिट देने के लिए खोली गई है। तो एसबीआई तो सबके लिए काम आती है, तो एसबीआई गलत हो गया। फिर है बात आती है नाबार्ड की। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है देखो, नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बस इस फुल फॉर्म से ही आपको क्लियर है कि ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए आपको, तो एग्रीकल्चर के लिए कौन सी होगी? नाबार्ड। अब बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। आईएफसी क्या हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये तो हो नहीं सकता, सिर्फ ये इतना लिमिटेड तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा लॉजिक नगर लगा के भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। और आरबीआई इज नॉट, आरबीआई हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। तो उसमें ऑप्शंस थे आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दो अदर ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका भी। ठीक है, अब उसके बाद और देखिए, तो देखो ऑप्शन से एलिमिनेट होके आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे ना, तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वे टोटल आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ऑल इनपुट्स इन द सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज लॉ ऑफ। तो इसने पूछा उस लॉ को क्या बोलते हैं? उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसका ऑप्शन तो ये हो गया। अब बताता हूं मैं इसमें कहने का मतलब क्या है, कि ये पूछ रहा है कि टोटल आउटपुट कितना चेंज होगा, उस लो को क्या कहते हैं? जो लो बताता है कि टोटल आउटपुट कितना चेंज होगा इनपुट के अंदर सेम प्रोपोर्शन में चेंज करने से। मतलब किसी भी इंडस्ट्री है उसके अंदर इनपुट में चेंज कर दिया, तो टोटल आउटपुट जो चेंज होगा, चेंज इन टोटल आउटपुट, जो चेंज इन टोटल आउटपुट, उस लो को क्या बोलते हैं? तो उस लो का नाम है रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अब जो बाकी ऑप्शन है उनको देखते हैं। रिटर्न्स टू स्केल मतलब क्या होगा? स्केल पर रिटर्न, मतलब उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें तीन टाइप होते हैं, इस लो के तीन टाइप है ये। तो इसने क्या कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया, ताकि लोग कांस्टेंट रिटर्न्स पे भी ऑप्शन टिक कर सकते थे इसमें। तो इसका लो का नाम रिटर्न्स टू स्केल है, बट इसके तीन पार्ट है। जिसमें देखो, मान लो आपने इनपुट को बढ़ाया 5 यूनिट से और आपका आउटपुट बढ़ा है सिर्फ 4 यूनिट से, तो ये क्या हो गया? 5 से आपने इनपुट बढ़ाया, आउटपुट कम बढ़ा है, तो इसमें रिटर्न क्या है? कम रिटर्न आया ना, रिटर्न कम है ना, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर आपने 5 यूनिट का इनपुट दिया है और आपको रिटर्न आया 6 यूनिट्स का, तो आपको रिटर्न कितना इंक्रीज हो गया है? तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और अगर आपने 5 यूनिट्स का इनपुट दिया है और आपको रिटर्न मिला है 5 यूनिट्स का ही, मतलब जो था वो सेम ही आ गया, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स।
तो इसकी बस थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल के तीन पार्ट होते हैं, एक में जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसमें जो देंगे जितना इनपुट होगा उससे कम रिटर्न आएगा। एक में इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इनपुट से ज्यादा रिटर्न आएगा। और एक होता है कांस्टेंट रिटर्न्स, जिसमें जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप्स। देखो, सबसे पहले तो अब आप समझ लो डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व होता है कि किसी भी चीज की, मान लो शुगर है, शुगर की अगर प्राइस मार्केट में बढ़ चुकी है, अगर प्राइस मार्केट में बढ़ गई तो इसकी डिमांड क्या होगी? डिमांड इसकी कम हो जाएगी ना। अगर प्राइस इसकी मार्केट में बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आप देखो, इसका मतलब क्या हो गया? प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ये प्राइस हो गया, ये डिमांड हो गया, और ग्राफ ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया ये। ठीक है, प्राइस और डिमांड का ग्राफ क्या हो गया? प्राइस एंड डिमांड, ये क्या हो गया? नेगेटिव स्लोप्ड ग्राफ हो गया, नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, तो अब देखो, आप ये बोल रहे हैं एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। नॉर्मल डिमांड कर्व तो ऐसा होता है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कब होगा? एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है। कैसे? मान लो आपकी इनकम बढ़ चुकी है, इनकम बढ़ने पे क्या होगा? इनकम बढ़ोगे तो आप ज्यादा डिमांड करोगे। नॉर्मल गुड्स में तो यही होगा ना। अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो आप, मान लो आप क्लॉथ पहले 1000 रुपए लेके लेते थे, अब आपकी जब इनकम बढ़ गई तो आप क्लॉथ 2000 रुपए के लोगे, 3000 रुपए के ले सकते हो आप। आपकी डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल गुड के केस में। बट आप नमक का एग्जाम्पल ले लो, आपकी इनकम 1000 रुपए है, तो भी आप पहले भी 10 रुपए नमक पे खर्च करते थे, और इनकम बढ़ने पर भी आप 10 रुपए ही खर्च करोगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप, जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तब आप सेम खर्च करोगे, स्पेंड आपका सेम रहेगा। और स्पेंड आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, मान लो आप गेहूं है, वीट है, वीट या मिलेट, जिसको इंफीरियर गुड बोला जाता है, तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप वीट और मिलेट को खाना छोड़ दोगे, तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़ने पर डिमांड जब बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। तो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कैसे हो जाएगा? नॉर्मल डिमांड कर्व ये होता है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपवर्ड टू द राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको आप दोबारा से एक बार देखना। देखो, इसमें ऐसा है कि ये हो गया प्राइस, नॉर्मल डिमांड कर्व हो गया। नॉर्मल डिमांड कर्व ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ये नॉर्मल डिमांड कर्व है। अब इसने डायरेक्ट पूछा एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसका उल्टा कर दो, डायरेक्टली उल्टा, नॉर्मल से उल्टा एक्सेप्शनल हो गया। बस इतना ही तो करना था आपको। बस ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको बता दिया, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आपको बस डायरेक्टली देखना डिमांड कर्व का स्लोप ये होता है, और इसका एक्सेप्शनल जो होगा उसका इसका उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप होता है यहाँ स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर? देखो, टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक तो इक्वल टैक्स, कि सबको टैक्स इक्वल देना चाहिए, सब इक्वल, चाहे गरीब होगा तो भी इक्वल देगा, पुअर फैमिलीज, रिच, कॉरपोरेट्स, सबके लिए टैक्स इक्वल होगा, सबके लिए सेम अमाउंट, उसको बोलते हैं इक्वल टैक्सेशन। और एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन,
प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस, थोड़ा सा सोचिए। प्रोग्रेस मतलब ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। तो इंडिया के अंदर सिस्टम कौन सा भी प्रोग्रेसिव टैक्स का। ये होता है ना 5 लाख के स्लोट तक 2.5% टैक्स है। उस हिसाब से जैसे जैसे बड़ी इनकम जाती है तो 30-30% के टैक्स हो जाते हैं, कॉर्पोरेट्स पर लगभग 30% टैक्स लगते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम बढ़ने के बाद टैक्स इंक्रीज होता है। तो टैक्स रेट इज सेम अक्रॉस ऑल द इनकम्स, ये तो हो गया इक्वल टैक्सेशन। इक्वल टैक्सेशन की पॉलिसी हो गई है। टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, तो ये आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, ये 2015 के सीडीएस में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द टर्म बैंक रन इज करेक्ट। अब देखिए आप, बैंक रन क्या होता है। बैंक रन, बैंक रन एक ऐसी सिचुएशन है जब जो भी बैंक से कस्टमर है सारे अपने पैसे विड्रॉल करने आ जाएंगे। जितना भी जमा कर रखा है, ऑल कस्टमर्स विल रश टू द बैंक टू विड्रॉ देयर मनी। ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन। तो बैंक रन के लिए बैंक क्या करती है, बैंक अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रखती है, एसएलआर रखती है। तो ये क्राइटेरिया होते हैं जो बैंक रखती है अपने पास, ताकि अगर बैंक रन की सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में कस्टमर को ये पैसा दे सके। तो ये तो इनके पास रिजर्व्स में रखे होते हैं। अब सीआरआर और एसएलआर के बाद हम आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बात करेंगे। तो बैंक रन एक पैनिक सिचुएशन को बोलते हैं जहां सारे कस्टमर्स एक साथ पैसा निकालने आ जाते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है। तो देखो, नेट बैलेंस ऑफ द मनी ए बैंक हैज इन द चेस्ट एट द एंड ऑफ डेज बिजनेस, ये गलत हो गया। द रेशियो ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट एंड टोटल लाइबिलिटी, ये भी गलत हो गया। ए सिचुएशन व्हेन द बैंक डिपॉजिट होल्डर्स स्टार्ट विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक्स, तो ये हो गया सही आपका। इट इज ए पैनिक सिचुएशन। ठीक है, पैनिक कर जाते हैं सारे कस्टमर्स। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो ये बैंक रन किसको बोलते हैं, जब पैनिक सिचुएशन के अंदर सारे कस्टमर्स एक साथ पैसा विड्रॉल करने आ जाते हैं, तो वो होता है बैंक रन। तो अगला है ये, तो अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द टर्म हॉट मनी इज यूज टू रेफर टू। देखो जैसा कि नाम से क्लियर है, ठीक है, हॉट मनी। तो हॉट मनी वो होता है जो मनी आप इजीली विड्रॉलेबल है, इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, और वो मनी बहुत वोलेटाइल होती है। ठीक है, वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है ये। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉट मनी। तो देखो, करेंसी एंड रिजर्व्स विद आरबीआई, ये तो देखो कांस्टेंट चीज है। ठीक है, तो इनके अंदर इनको आप हॉट मनी नहीं बोल सकते। उसके बाद देखो, नेट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हिस्सेदारी होती है, शेयर्स होते हैं, पार्टनरशिप होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि ये हॉट मनी है, ये इजीली विड्रॉलेबल है। ये इन्वेस्टमेंट होती है, भागीदारी होती है इसमें, जो कंपनी इन्वेस्ट करती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ये 10% से कम किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है फॉरेन कंपनी ने, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि इन्वेस्टर मार्केट के हिसाब से कभी भी पैसा वापस निकाल लेता है। तो जब पैसा निकालेगा तो किसी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो फिर इसको बोलते हैं हॉट मनी। ठीक है, क्योंकि मान लो आज देखो, यूएस फेड रिजर्व जब अपनी इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है, तो वहां जब इनको ज्यादा पैसा मिलते हैं तो ये सारा जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, सारे इंडिया से पैसा निकाल के ये सारे यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को बोलते हैं हॉट मनी, क्योंकि ये इजीली इधर से उधर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बिकॉज इनको देखो, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, इनका कोई बिजनेस मोटिव नहीं होता। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉन्ग रन बिजनेस मोटिव होता है उनका। तो वो पार्टनरशिप शेयर सब कुछ खरीदते हैं वो। ठीक है, और उसमें हिस्सेदारी होती है,
पार्टनरशिप होती है और उसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, उसके मेंबर्स भी होते हैं काफी 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 लोग, ठीक है। तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इसमें फर्क यही होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पार्टनरशिप वगैरह होती है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, ओनली प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है, एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए, ठीक है। एनडीए में भी ये एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चार पांच है इंडिया में, ठीक है। एक तो हो गई CRISIL, फिर केयर, इक्रा, ओनिक्रा, फिच, और भी है जैसे कि समेरा, एक ये भी है। तो ये चार पांच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह पर सारी क्रेडिट्स देते हैं। इनकी ग्रेडिंग्स होते हैं A++, B++, A, S करके इनकी ग्रेडिंग्स होती है। तो ये बताते हैं, अगर ये अच्छी ग्रेडिंग्स है तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन इंडिया और नॉट, ठीक है। तो ये फॉरेनर्स के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है इससे कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो इस टाइम में, तो ये टाइम टू टाइम रिलीज करते रहते हैं। तो ये तीनों ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया की, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी रेगुलर चलने वाला क्वेश्चन है, हर टाइम आने वाला क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। देखो 14th फाइनेंस कमीशन अब पुराना हो चुका है, ठीक है। तो 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन थे वाई वी रेड्डी। उसके बाद आ गया 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये आपको कभी भी पूछा जा सकता है, 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन का कौन थे? एन के सिंह चेयरमैन है, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी स्टैटिक क्वेश्चन है तो ये भी आ सकते हैं, ये न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एज दे हैपेंड इन इंडिया। महालनोबिस मॉडल, प्लान हॉलिडे और रोलिंग प्लान। देखो ये रिलेटेड है 5 ईयर प्लान से, तो आपको याद होने चाहिए 5 ईयर प्लान्स तो सारे एटलीस्ट, कि कौन, इतना याद होना चाहिए कौन सा कब से कब था। जैसे फर्स्ट 1951 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो अब आप देखो महालनोल महालनोबिस मॉडल जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मॉडल था, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान में ये आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, 56 से 61 मान लेते हैं हम, ठीक है। सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना अपने को। फिर है प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे क्या था, इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। प्लान हॉलिडे क्या था, जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान जब फेल हुआ था ना अपने टारगेट्स को अचीव करने में, थर्ड 5 ईयर प्लान फेल्योर, जब ये प्लान जब फेल हुआ था तो उसके बाद गवर्नमेंट ने लगातार 3 साल तक, 3 फाइनेंशियल ईयर तक 5 ईयर प्लान्स की घोषणा ही नहीं की थी। 3 फाइनेंशियल ईयर तक उन्होंने प्लान हॉलिडे ले लिया था, कोई प्लान रिलीज ही नहीं किए थे। तो वो कौन कौन से ईयर थे, 1966-67 था एक, 1967-68, 1968-69। तो ये 3 ईयर्स थे, इनको बोलते हैं प्लान हॉलिडे। तो प्लान हॉलिडे का बता दिया, ये थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हुआ। फिर आता है रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान क्या था, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बाद गवर्नमेंट ने बोला था अब रोलिंग प्लान चलेंगे। तो रोलिंग प्लान के अंदर क्या सिस्टम था, रोलिंग प्लान के अंदर यह था कि 5 साल की योजना एक साथ नहीं बनाएंगे, हर साल रिवाइज करेंगे। इस साल का टारगेट सेट कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। तो इसको बोला था रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान आया था सिक्स्थ 5 ईयर प्लान उस टाइम में। तो अब इसको अरेंज करो आप, अब इसको अरेंज करो, कैसे अरेंज होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले आया था ये सेकंड 5 ईयर प्लान में,
फिर रोलिंग प्लान आया था, फिर प्लान हॉलीडे आया था, तो सेकंड, और फिर आया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा, और जनता गवर्नमेंट 1978 के आसपास थी। ये आपको थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया ई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप ना ये देखो, 5 ईयर प्लान किसका क्या ऑब्जेक्टिव था, कितना अचीव हुआ था, कितना नहीं अचीव हुआ था, 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे चला है, कौन सा ग्रोथ मॉडल था, ये सारे आपको 5 ईयर प्लान के बारे में, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसको आप पढ़ के जाइए, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, जो भी एग्जाम है सब में आप पढ़ के जाइए इस टॉपिक को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। अब देखो आप, बैंक रेट, जिसको रेपो रेट भी बोला जाता है, रेपो रेट। ठीक है, तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। जब भी जब भी मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी होती है, तो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है आरपीआई। तो ये मॉनेटरी सप्लाई टूल है। फिर बोल रहा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं कि जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना और खरीदना, जब गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी ताकि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए। और अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उसको खरीद लेगी, मार्केट से खरीद लेगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, एक बार आप लिख लीजिए इन कॉन्सेप्ट्स को, कि कब मार्केट में मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करनी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या करना है, बेचना है, खरीदना है, तो इसको एक बार लिख लीजिए। तो ये भी हो गया मॉनेटरी पॉलिसी टूल। अब अगला देखो, पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेट ये रिलेटेड है फिस्कल पॉलिसी से। फिस्कल पॉलिसी ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड नहीं, इसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और पब्लिक रेवेन्यू ये भी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो आरबीआई की मॉनेटरी टूल्स कौन कौन से होते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। मॉनेटरी टूल्स आरबीआई क्या क्या यूज करता है। एक तो हो गया बैंक रेट, ठीक है, जिसको रेपो रेट भी बोलते हैं। दूसरा हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको भी मैंने बता दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना और खरीदना, मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज में काम आता है। तीसरा हो गया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इसको ध्यान से सुनना, जो बैंक रन था उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट मान लो इसको आप। कैश रिजर्व रेशियो ये वो रिजर्व होता है, कैश रिजर्व रेशियो वो रिजर्व होता है जो बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करती है। बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, ये रिजर्व आरबीआई के साथ मेंटेन करती है बैंक। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से रट लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है। ये कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है। और दूसरा जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, ये आरबीआई मेंटेन करती है खुद से। इसका मेंटेनेंस का जिम्मा आरबीआई खुद पर ही होता है, एसएलआर का। तो एसएलआर और सीआरआर में फर्क यही है बस। ठीक है, तो ये हो गए सारे, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, ये सारे हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इंडिया में। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं एकदम इसमें। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रखी है, मैंने पहली ब्रेड खाई, तो उससे मेरे को मान लो सेटिस्फेक्शन मिला 5। मान लो ऐसे कि 5 सेटिस्फेक्शन, ऐसे कोई पैमाना है, तो उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को, पहले से पैमाना है बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन। दूसरी ब्रेड खाई तो थोड़ा ठीक ठाक सेटिस्फेक्शन, नॉर्मल सेटिस्फेक्शन, नॉर्मल।
तीसरा खाया, पेट भरने लग गया मेरा, तो उसमें क्या था, ठीक है बस खा लिया खाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ ईटिंग मैंने खा लिया, ठीक है। तीसरा, फिर जैसी चौथी ब्रेड खाई, मेरा सेटिस्फेक्शन पूरा जीरो ही हो गया, क्योंकि अब मैं और नहीं खा सकता, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कोई भी गुड को कंज्यूम करते जाओगे, आपकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी कम होती जाएगी। मतलब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो आप जब पहली रोटी खाओगे तो आपको उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जैसे जैसे रोटी ज्यादा खाई आपने, यूटिलिटी कम होनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन पढ़ो अब आप। एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड टेंड्स टू। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे ज्यादा खाते जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होती जाएगी। ये रोटी वाला एग्जाम्पल याद रखना आप, इस एग्जाम्पल को आप रट लो। मार्जिनल यूटिलिटी जहां भी आता है, रोटी का कॉन्सेप्ट ले लो, डिमिनिश। जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है इंडिफरेंस कर्व। देखो, इंडिफरेंस कर्व को, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी था ना, इसका जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है इंडिफरेंस कर्व। देखो, इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है जैसे जैसे हमने क्वांटिटी इंक्रीज की है, तो अपना सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, कम होता गया। तो ये हो गया ऐसे ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ हो गया, ये ऐसे ग्राफ, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, ठीक है। अब देखो आप, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व ये हो गया, ये कॉन्वेक्स है या नहीं ओरिजिन के। कॉन्वेक्स का मतलब हो गया कि अगर एक एक चीज को अगर आप बढ़ाओगे, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, तो मान लो यहां, इसको देखो आप, इसको ये कर लो, इनको आप एक बार जोड़ के देखो। अगर गुड एक्स को मैंने इतना लिया है, ये इतना, तो गुड वाई को मैं बस इतनी क्वांटिटी में ले सकता हूं। मतलब इसको अगर मैंने इंक्रीज किया तो ये कम हो गया, इसको मैं अगर कम करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को, ठीक है। तो इसी हिसाब से कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व और कॉन्वेक्स, ये सही हो गया। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है। देखो, इससे सेटिस्फेक्शन कम होता है, इससे ज्यादा होता है, ये हमेशा, इसको आप याद रखना हमेशा, कि हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ना, वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करे, इसको आप याद रखना। देखो ये ना, बाद के, ये ना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, ट्वेल्थ ट्वेल्थ की माइक्रो के अंदर है, और माइक्रो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेसिक्स बस आप थोड़े से रट ही लो इनमें, क्योंकि ना ट्वेल्थ की माइक्रो के अंदर है, और फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पर अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी आती है वहां पर। और एनडीए सीडीएस सीएपीएफ के हिसाब से आपको इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप इनको बस नॉर्मल समझ लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व में जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, उसका मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन, इसमें कम, इसमें और कम सेटिस्फेक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व कट कट ईच अदर, तो आप देख लो, ये कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो ये टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, 1 और 2 सही है, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप देख लेना कि कौन से मार्केट में कितने प्लेयर्स होते हैं। ये क्वेश्चन हर एनडीए सीडीएस सीएपीएफ हर पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसमें आप रिस्क मत लेना। ए मार्केट सिचुएशन व्हेन मेनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉन आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज नोन एज, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर है, मेनी फर्म्स सेल सिमिलर, सिमिलर प्रोडक्ट तो सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, एकदम सेम नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो ये जितने भी कंपटीशन, जितने भी टाइप के मार्केट्स हैं, ये सारे आपको हम अभी मैं करवा दूंगा। इसमें आप देखो, इसमें आप देखो, आगे इसका एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है पीडीएफ में, तो वो जब करेंगे तो हम सारे टाइप के मार्केट की बात कर लेंगे।
ठीक है, देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट सेम होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन एक ओलिगोपोली का ही पार्ट है, तो ये दोनों तो लगभग सेम ऑप्शन आ गए, ये दोनों तो गलत ही हो गए। फिर बचा क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसको आपने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नॉर्मल डिमांड कर्व, हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, जो आज के दूसरा एक तीसरा क्वेश्चन था आज की क्लास का, उसमें डिमांड कर्व को हमने क्या किया था, हमने कहा था ना, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होती है। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसका ये स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, तो वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल डिमांड कर्व इज नेगेटिव। ये हो गया आपका डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, महबूबुल हक ने। ये एक पाकिस्तान से थे, जो इकोनॉमिक्स थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कोइन दिया महबूबुल हक के द्वारा ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेपो रेट। देखो, रेपो रेट क्या होता है, बैंक जो चार्ज करता है, आरबीआई बैंक को लोन देता है तब जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, इट इज इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन, सही है। इट इज इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कॉमर्शियल बैंक ऑन द ओवरनाइट बोरोइंग, ये भी सही है। इट इज द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन इन द, नहीं एग्रीड नहीं होता, ये एग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट रेट एग्रीड होता है, ये तो बस पेड पेड अमाउंट होती है, इंटरेस्ट लोन पेड इंटरेस्ट होता है ये, और लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, लोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को गलत कर दो। और इट इज ए कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, हाँ देखो, रेपो रेट एक कोलेटरल सिक्योरिटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो मोटा मोटी ये है कि इस क्वेश्चन में लास्ट वाले दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप एक बार चेक भी कर लेना वापस, और बाकी मोटा मोटी आपको रेपो रेट के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू वाले दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो रेपो रेट का आप इस क्वेश्चन से जो टेक अवे है ना आपका, वो यही होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, एक बार इसको हम बाद में एक बार दोबारा भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन कैश रिजर्व रेशियो। मैंने ऊपर आपको बताया था कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के साथ डिपॉजिट किया जाता है। तो अब देखो आप, द शेयर ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट, बैंक खुद अपने पास रखता है, वो क्या होता है, एसएलआर, शेयर ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक हैव टू होल्ड एज बैलेंस विद द आरबीआई, तो ये हो गया आपका सही आंसर। आरबीआई के साथ रखता है सीआरआर और खुद रखता है एसएलआर। ठीक है, तो शेयर ऑफ द नेट डिमांड इन बैंक, नो 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 नो, ये खुद नहीं रखता। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स आरबीआई के पास रखता है, और एसएलआर बैंक्स खुद मेंटेन करता है, मेंटेन देमसेल्व्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अब उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन पर, ये 2020 के फर्स्ट में आ रखा है, इसको आप रट लीजिए। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन। जैसे मार्केट के अंदर सब्जी बेच रहे हैं लोग, ठीक है, उसको परफेक्ट मतलब उसके अंदर एंट्री और एग्जिट का कोई बैरियर नहीं है, हर कोई आके बेच सकता है, हर कोई निकल सकता है वहां से बाहर, और एक के निकलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन।
तो मैनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो ये हो गया, ए हो गया फोर्थ में, ए फोर्थ में, इन दो में, ये दो तो कैंसिल आउट हो गए। अब मोनोपोली, मोनोपोली में देखो क्या होता है, मोनो मतलब वन, एक आदमी है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का ही होगा पूरा ट्रेडिंग उस पर, ठीक है, ओनली वन प्रोड्यूसर सेलिंग वन कमोडिटी। मोनोपोली का मतलब तो यही तो होता है कि बस वो चीज आपको सिर्फ उसी आदमी से खरीदनी पड़ेगी, सारे प्राइस उसके वही रेगुलेट करेगा। हो सकता है वो, जैसे मोनोपोली मान लो, देखो अगर बीएसएनएल ना हो, ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर जो टेलीकॉम है बीएसएनएल ना हो, तो हो सकता है कल को एयरटेल की मोनोपोली हो जाए, हो सकता है जियो की मोनोपोली हो जाए। अगर इनमें से कोई एक भी बैंकक्रप्ट हो गया, एक भी बंद हो गया, तो हो सकता है किसी एक की मोनोपोली हो जाए। तो मोनोपोली बोलते हैं जब एक बंदा वही सब कुछ डिसाइड करता है कि कितना पेमेंट लेना है। आज आज ये बीएसएनएल मार्केट में है, इसलिए हमसे रिचार्जेस वगैरह ज्यादा महंगे नहीं हो रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे अगर मोनोपोली आ गई तो। उसके बाद देखो आप, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली के अंदर भी कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमेशा ये होता है, अब देखो आपको दो ऑप्शन तो मिल ही गए, ए फोर में हो गया, बी अगर फर्स्ट में हमने कर दिया तो सी होगा थर्ड में। सी थर्ड में मतलब मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में होता है कि 2 से लेकर 10 तक कितने भी सेलर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक को देख लो आप, ठीक है, तो इसमें भी देख लो फ्यू प्रोड्यूसर सेलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स, ये हो गया सेकंड में मैच हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको क्या करना है, ये देखो मेरे को, आपको अगर चार में से अगर कोई दो भी आ रहे होंगे ना, तो भी आप मोस्ट प्रोबेबली सही कर सकते हो उसको, ठीक है। मोनोपोली, ड्यूपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इन चारों को आप आराम से एकदम रट लो इनको। देखो थोड़ा सा आप समझ सकते हो, मोनोपोली आपको समझ में आ गया कि एक की बात करें, मोनो मतलब वन हो गया। फिर डुओपोली का बात आई जहां, डुओपोली तो वहां डुओ मतलब दो हो गया, दो लोग होंगे। ओलिगोपोली मतलब 2 से 10 के बीच में कोई सेलर्स होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा याद करना टर्म के हिसाब से। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और ये है सारा सीडीएस इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो इससे बाहर आपका सीडीएस इकोनॉमिक्स में आने के चांसेस कम है, बट आप इसको रिवीजन करते रहिए, एकदम रट लो इन कॉन्सेप्ट्स को, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इन सब को आप रट लोगे तो आपके लगभग 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 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का वीडियो चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपके लिए ओपन है हम, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल इंडिया एग्जाम्स ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए आप, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, ठीक है। तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहीं पर ही क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।